हाँ तो भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हें चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। ये तुम्हारे पुराने नोट्स हैं तो इन नोट्स के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तुम्हें खुद की नोटबुक के नोट्स में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को पढ़ लेना कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट कैसे कहते हैं। वेव फ्रंट जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है अपन का हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था, हाइजेन प्रिंसिपल और सेकंड वेवलेट थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 101% आएगी तुम्हारे पेपर के भीतर, तो इसको जरूर गारंटेड कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद देखो इसका ड्रॉबैक्स हैं, ये नहीं पूछे जाते तो इनको मत करना। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग है, तो रिफ्लेक्शन वाला 101% आएगा और रिफ्रैक्शन वाला तो है ना, मतलब रिफ्लेक्शन वाला 99% चांसेस है और रिफ्रैक्शन वाला 101% आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाले में दो कंडीशन है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना, तो इनको कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, इसको कर लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है अपन का यहाँ पे ये वाली जो डेरिवेशन है, ये वाली डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मतलब बाई वन को अपन लोग लेना है ए कॉस ओमेगा टी, बाई टू को लेना है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड उसको ये पूरी डेरिवेशन करने के बाद आर इक्वल टू ए कॉस फाइव बाई टू, ये वाली जो पूरी डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तुम लोग करना है। इनको इतना देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको तुम लोग देख लेना कि क्या इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको हल्की फुल्की तुम लोग देख लेना। एंड ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे ब्राइट फ्रेंड डार्क, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी, इसको तुम लोग देख लेना। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन और यहाँ पे ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको तुम लोग देख लेना। उसके बाद सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने के बाद यहाँ पे पाथ डिफरेंस और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आता है, उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। मिनिमा और मैक्सिमम के लिए जो पार्ट डिफरेंस है उसको देख लेना। उसके बाद ये कुछ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये देखो सिंगल स्लिट के लिए तो ऐसी बनेगी, ठीक है, घटती हुई और बीच में सबसे ज़्यादा और दोनों साइडों में घटती हुई, और डबल स्लिट के लिए बिल्कुल सिमिलर बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इसको तुम लोग 101% करना आएगा, ये आएगा पेपर में। उसके बाद यहाँ पे ये जो पोलरॉइड वाला टॉपिक है, पोलरॉइड क्या होता है, जो लाइट को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, वो होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ लाइट वगैरह ये हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, जो कि है मोलस लॉ। ये 101% एग्जाम में आएगा। मोलस लॉ की ये तो डेफिनेशन है एंड ये इसका मैथमेटिकल टर्म है, इसको याद कर लेना। 11 चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है, 11 में से नहीं, सॉरी 10 चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 11 में ये जो डेफिनेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, वर्क फंक्शन, यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, थर्मल एमिशन, ये वाली जो छोटी मोटी डेफिनेशन है इनको याद कर लेना। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है, हर्ट एक्सपेरिमेंट, होल्स आया एक्सपेरिमेंट, ये नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। हॉल वॉच एक्सपेरिमेंट ये भी नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये वाली जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस वाली चीज़ से अपन के जो ग्राफ वगैरह वो आते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा वगैरह वगैरह, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। एंड इसी के भीतर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, इनको पढ़ लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाले जो ग्राफ है ना, ये वाले ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये दोनों जो ग्राफ है जिनके ऊपर मैंने अभी टिक लगा रखा है, दोबारा टिक लगाता हूँ, ये वाले जो ग्राफ है ना, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। तो इनको याद करना। इसमें क्या है कि अपन लोगों ने जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा लिया तो अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल जब से बढ़ाएंगे तो करंट घटता हुआ चला जाएगा। एंड इस वाले ग्राफ में ये है कि तुम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी में कितना भी इंक्रीजमेंट कर लो, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर जो करंट है वो सैचुरेटेड करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन ग्राफ की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अपन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये तुम लोग याद करने हैं। ये तो छोटी मोटी डेफिनेशन शुरुआत में ही तुम्हारे नोट्स में जो सर लिखवाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फोटोन क्वांटा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटोन पूछ लेगा, फोटोन क्या होते हैं, एंड फोटोन की जो एनर्जी वगैरह होती है वो पूछ लेगा, ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से आइंस्टीन की, यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन को बिल्कुल याद रखना है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ के बाद लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, इनको तुम लोग याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद आती है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये वाला, इसको तुम लोग 101% कर लेना। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये आएगा, इसमें से न्यूमेरिकली पूछे जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अपन का देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी चैप्टर के भीतर कुछ भी नहीं बचती, देखो ये छोटी मोटी चीज़ें इनको तुम लोग कर लेना, ठीक है। सबके बाद आता है अपन का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के भीतर देखो थॉमस बॉयल एटॉमिक मॉडल, इसको तुम लोग याद करें। थॉमस बॉयल एटॉमिक मॉडल के बाद ये अल्फा पैटर्न स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके ऑब्जर्वेशन, इसके जो रिजल्ट हैं वो याद करें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये याद कर लेना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आता है देखो ये कुछ, ये जो रिलेशन है ना, ये वाला ई इक्वल टू माइनस के ई इक्वल टू पी अपॉन टू, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल किस तरीके पूछेगा, बोल देगा पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ और एनर्जी बताओ। तो अपन लोग ई ऐसे निकाल लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू होता है ई, तो इसमें अपन 2 का डिवाइड देके पोटेंशियल निकाल लेंगे -13.6, और ई इक्वल टू क्या होता है माइनस का काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस का ई हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे +13.6।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार थॉमस और रदरफोर्ड को छोड़ भी देना, लेकिन बोर्स एटॉमिक मेटल को बिल्कुल घोल के पी जाना। इसके भीतर ये जो इसके पोस्टुलेट हैं इनको याद कर लेना। पोस्टुलेट के बाद देखो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये याद कर लेना। इसके बाद ये जो छोटा सा फॉर्मूला है इसको याद कर लेना। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है आर एन इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना हो रहा है 10 की पावर -10 मीटर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें सिंपल बोलेगा कि फर्स्ट के लिए बताओ, तो यहाँ पे तुम्हें R1 पुट करना है, और यहाँ पे देखो अब बोल दिया उसने कि n की जगह पे तुम्हें 2 लेना है, तो r की जगह पे तुम लोग 2 ले लोगे तो 4 इंटू, यहाँ पे देखो n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.529 इंटू 10 की पावर -10। अब यहाँ पे 529 इंटू 10 की पावर 9 करके लिख दिया है, ठीक है ना। R3 दे देगा तो यहाँ पे n स्क्वायर की जगह 3 पुट कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 5.29 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है En इजकल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे जितना वो n दे उस वजह से बोले फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, तो हमें क्या करना है n की जगह पे 1 पुट करना है, तो -13.6 आ जाएगा। सेकंड ऑर्बिट का ही निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करना है, तो 4 आ जाएगा, जो कि -3.6 अगर बोले 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 13.6 इजकल टू 1 ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है फेलियर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डी ब्रॉगली का सेकंड पोस्टुलेट है, जो मतलब सॉरी डी ब्रॉगली है ना, जो एक्सप्लेन करता है सेकंड पोस्टुलेट को, जो सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे जो बोर बता नहीं पाया था, तो ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आ जाता है अपना 30 नंबर का चैप्टर। 30 नंबर के चैप्टर में देखो सिंपल चीज़ें क्या है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉनिक, इनको तुम लोग याद कर लेना, ठीक है ना। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है एएमयू। एएमयू क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन के इस वाले एटम का 1/12 पार्ट होता है। इसके भीतर क्या होता है 1 एएमयू का अपन लोग लेंगे मास ऑफ 6c12, यानी इस वाले कार्बन पार्टिकल का मास। अब यहाँ पे देखो अपन लोग क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियन प्लस जेड, तो यहाँ से अपन लोग क्या कर लेंगे 12 इंटू मास ऑफ प्रोटोन अपॉन 12, ये कट जाएगा 12/12, मास ऑफ प्रोटोन बच जाएगा, तो 1 एम यूज करते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर में जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है इस वाले फॉर्मूले से, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे देगा। तो यहाँ पे तुमको देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, R इजकल टू R0 A/3 A1/3। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, वो सिंपल तुमसे क्या बोलेगा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है A इजकल टू 27 है, तो उसका रेडियस फाइंड करना है, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है कि तुम्हें यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे देखो R0 की वैल्यू क्या होती है 1.2 FM, तो यहाँ पे R0 की वैल्यू मैंने 1.2 इंटू 10 की पावर -15 पुट करी है, लेकिन तुम यहाँ पे FM ही पुट करना, 10 की पावर -15 पुट मत करना। तो 1.2 इंटू FM 1.2 FM इंटू, अब यहाँ पे ए क्या दे रखा है 27 दे रखा है, 27 की पावर 1/3। अब 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 1/3, 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो 1.2 इंटू 3, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -15 3.6 FM आ जाएगा, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल को मैं तुमको लोगों को एक सेकंड ढक से करवा के बताता हूँ। सपोज कि उसने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया ए न्यूक्लियाई ए इजकल टू 64 कैलकुलेटेड स्टेज, तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है R इजकल टू R0 ए की पावर 1/3। अब अपन लोग जानते हैं R0 कितना होता है, R0 होता है कितना 1.2 FM, तो यहाँ पे 1.2 FM पुट कर दिया इंटू ए की पावर 1/3, यहाँ पे रखा 64 लिख लूँगा 1/3 लिख लूँगा। अब अपन लोग जानते हैं कि 1.2 FM को तो अपन लोग यहीं पे लिख लेंगे इंटू 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 की पावर 3 पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 4, तो R इजकल टू 1.2 इंटू 4 FM, तो 1.2 को इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.8 FM। अब यहाँ पे वो A इजकल टू 125 दे दे, A इजकल टू 125, तो यहाँ पे 5 का क्यूब ले लेंगे। अगर A इजकल टू या फिर कुछ भी दे दे तो उस हिसाब से हम क्यूब के हिसाब से याद कर लेना है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अपन का देखो इसी में से दूसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है ए इजकल टू, ये तो बताइए तुम्हें यहाँ पे रेशो पूछ लेगा, A1 इजकल टू 27 है, A2 इजकल टू 125 है, तो तुम्हें किस तरीके से निकालना है, तुम्हें इस तरीके से निकालना है। जैसे अभी उसने मान के चलो तुम्हें दे दिया, जैसे उसने मान चलो तुम्हें दे दिया कि A1 इक्वल टू 27 है और A2 इक्वल टू कितना है 125। अब इसका तुम लोग रेशो निकाल लो, तो रेशो के लिए तुम्हें क्या करना है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3 अपॉन R0 ए की पावर 1/3, ठीक है। A1 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1/3, अब यहाँ से R0 से R0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा A1 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1/3, यहाँ पे कितना है 27 की पावर 1/3 और यहाँ पे कितना है 125 की पावर 1/3, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, 3 की पावर 3 अपन 1/3, वो सॉरी पावर 1/3, और यहाँ पे ये किसका 125 किसका होता है 5 का, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 1/3, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 3/5, तो यहाँ पे इसका रेशो आ गया 3:5। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें तुम लोग को बोलेगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी डेंसिटी इन चौबीस को छोड़ो, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई थी, एक बिस्मिथ के पार्टिकल पे अपन लोगों ने एक अल्फा पार्टिकल मारा था, तो अपन को कार्बन का ये वाला एटम मिला और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल मिला। उस न्यूट्रल पार्टिकल को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन ये याद करें, ठीक है। उसके बाद मास डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में आया था तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के इधर। मास डिफेक्ट क्या होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना, वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है ना मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, उसी को अपन लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इसका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी में आता है एक तो देखो न्यूक्लियर फिजन, एक आता है न्यूक्लियर फिजन, एक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक आता है न्यूक्लियर फिजन। 2 और मोर जब जुड़ेंगी तो न्यूक्लियर फिजन, और जब टूटेंगी तो फिजन, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको तुम लोग याद कर लेना। उसके बाद आता है डिस्कवरी, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी, ये जो अल्फा डिगे बीटा डिगे ये वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थोड़ा हम देख लेना। न्यूक्लियर एनर्जी अपन लोग देख लेंगे। उसके बाद आती है प्रोटॉन साइकिल, ये तुम्हें याद करने पे रटनी लगी। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 और 13 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ चैप्टर नंबर 14 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ तो भाई 14 चैप्टर के नंबर के भीतर के जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में तो मैं सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड, ये तो नियम है भाई चैप्टर की, तो इनको तो तुम लोग याद कर ही लेना। उसके बाद देखो कंडक्टर के ये जो कुछ डाटा है कि इसकी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी कितनी होती है, सेमी कंडक्टर का जो डाटा है इसकी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी कितनी होती है, और इंसुलेटर का जो डाटा है कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी कितनी होती है, वो तुम लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद सेमीकंडक्टर के टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनको तुम लोग कर लेना। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो डोपिंग, डोपेंट और डोपेंट सेमीकंडक्टर ये चीज़ें हैं वो तुम लोग कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें एन टाइप और पी टाइप 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको तुम लोग बिल्कुल अच्छे से रट लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो अपन का मेन टॉपिक आता है वो आता है कौन सा भाई, वो आता है पीएन जंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएन जंक्शन में क्या करेंगे, एक साइड तो पी ले लेंगे, एक साइड एन ले लेंगे, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद तो देखो अपन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखो फॉरवर्ड बायसिंग और वो है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे पी को प्लस से ज्वाइन करेंगे और एन को नेगेटिव से, यानी नेगेटिव टर्मिनल से। और रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, प्लस को अपन लोग नेगेटिव से ज्वाइन कर देंगे और इसको नेगेटिव को किससे कर देंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, इसको पी को अपन लोग नेगेटिव से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एन को अपन लोग प्लस से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल थ्योरी है इसको तुम लोग पढ़ लेना। एंड उसके बाद जो अपन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है डायरेक्टली हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एसी सोर्स को अपन लोग डीसी सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एसी सोर्स को भी डीसी सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि ये जो एसी करंट है ना, ये देखो हाफ ही कन्वर्ट हो पाएगा, और फुल वेव में क्या होगा, ये जो एसी करंट है ये पूरा का पूरा ही कुछ इस तरीके से प्लेन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड में इसमें कुछ बताना नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।